दुनिया में जो बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने बहुत बेकार मार्केटिंग आइडियाज ट्राई किए हैं, कुछ गलत तो कुछ बहुत गलत। लेकिन जो काम पेप्सी ने 1992 में फिलीपींस में किया वो सिर्फ एक बैड आइडिया नहीं था, वो एक देश भर का दंगा बन गया। Boycott Pepsi! Boycott Pepsi! नॉर्मली एक मार्केटिंग कैंपेन फेल होता है तो सीईओ निकाल दिया जाता है या स्टॉक प्राइस थोड़ा गिर जाता है, लेकिन इस केस में एक छोटी सी बॉटल कैप ने पूरे देश को हिला दिया। इस बॉटल कैप ने ग्रेनेड अटैक करवा दिए, देश में सिविल वॉर की सिचुएशन ला दी और पेप्सी के एग्जीक्यूटिव्स को गाड़ियों की डिक्की में छुपकर भागना पड़ा। तकरीबन 5 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सब बस एक छोटे से सिस्टम ग्लिच की वजह से हुआ था। एक छोटा सा एरर जो सिर्फ कुछ मिली सेकेंड चला था और उसने इतना बड़ा बवाल मचा दिया। एंड ये स्टोरी है कैसे बड़ी से बड़ी कंपनियां गलती करती हैं और उसका प्राइस हम कस्टमर अपनी जान देकर चुकाते हैं। 1990s में फिलीपींस दुनिया का 12th लार्जेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट था। लोग लिटरली कोल्ड ड्रिंक के पीछे पागल थे, लेकिन पेप्सी फिलीपींस में उतनी नहीं चल रही थी। कोक मार्केट में 75% फैला हुआ था, वहीं पेप्सी सिर्फ 70% ही कंज्यूम होता था। न्यूयॉर्क के पेप्सी बोर्ड रूम में इतनी कम सेलिंग को देख के सब परेशान थे। उन्हें एक जीनियस आइडिया चाहिए था, कुछ ऐसा जो लोगों की सोच बदल दे। ऊपर से देश की इकोनॉमी भी टूटी हुई थी। 1990s में फिलीपींस में गरीबी बहुत ज्यादा थी, ऐसे में कोल्ड ड्रिंक बेचने का बेस्ट तरीका टेस्ट नहीं हो सकता था। तो पेप्सी ने सोचा गरीब लोगों को अट्रैक्ट करने का सबसे आसान तरीका है होप बेचना, और इसलिए पेप्सी ने एक स्कीम बनाई, नंबर फीवर। बस पेप्सी 7 अप या माउंटेन डी खरीदो, कैप खोलो, नीचे एक 3 डिजिट नंबर होता था। रोज रात को टीवी पर विनिंग नंबर अनाउंस होता था, जिसका नंबर मैच हो गया वो पैसे जीत जाता था। और विनिंग प्राइस थी 1000 पेसोस से लेकर 1 मिलियन पेसोस तक। 1 मिलियन पेसोस उस टाइम रफली $40,000 और फिलीपींस में एक आम परिवार के लिए 20 साल की सैलरी जितना, मतलब सीधा गरीबी से बाहर। कैंपेन शुरू हुआ और लोग लिटरली पागल हो गए और पेप्सी की सेल्स 40% से बढ़ गई। पेप्सी का मार्केट शेयर कोक के सेलिंग को कम करने लगा और लोगों का पागलपन इतना बढ़ गया कि लोग पेप्सी बॉटल्स की कैप चुराने लगे, उन्हें स्टोर कर रहे थे और खाने का सामान छोड़कर पेप्सी ले रहे थे। दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लगी थी बस पेप्सी खरीदने के लिए, ताकि सिर्फ एक चांस मिल जाए और वो अमीर बन जाए। 30 मिलियन लोग, तकरीबन आधी कंट्री ही इस गेम में फंस चुके थे। अपनी इस सक्सेस को देखकर पेप्सी ने ऐसा डिसीजन लिया जो पेप्सी आज भी रिग्रेट करती है। जूस जूस में आके पेप्सी ने कॉन्टेस्ट को 5 वीक्स और एक्सटेंड कर दिया। उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने अभी अभी अपना डेथ वारंट साइन कर दिया था। इतने बड़े कॉन्टेस्ट को चलाना मैथमेटिकली एक टाइप ड्रॉप होता है, नंबर्स रैंडमली प्रिंट नहीं किए जाते, सब प्लान होता है। और इस कॉन्टेक्स्ट का एल्गोरिदम बनाया मैक्सिको की एक कंसल्टिंग फर्म ने। पेप्सी ने पहले से डिसाइड किया था कि कौन सा नंबर विनर होगा और कौन सा लूजर। ग्रैंड प्राइज के लिए रूल सिंपल था, पूरे कैंपेन में सिर्फ 2 कैप्स विनिंग होंगे, जिससे टोटल कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी और बचे बाकी नंबर लूजर। नंबर 349 को लूजर कैटेगरी में डाल दिया गया, मतलब फैक्ट्री उसे जितना चाहे उतना प्रिंट कर सकती थी। मशीन स्टार्ट हुई और प्रिंटिंग चल पड़ी और 8 लाख बॉटल्स कैप पर 349 प्रिंट कर दिया गया। फिर एक्सटेंशन पीरियड में एक ग्लिच हुआ, मई 25। उस दिन विनर नंबर का जो सिलेक्शन हुआ वो गलती से 349 निकला। 8 सेकेंड में 8 लाख लूजर्स नंबर ग्रैंड प्राइज विनर बन गए। रात 6 बजे न्यूज चैनल पर एंकर ने नंबर बोला 349। एक नॉर्मल लॉटरी जीतने पर एक आदमी चिल्लाता है, लेकिन उस रात पूरा गांव चिल्ला रहा था। लोग नंबर सुनते ही जमीन पर गिर गए, अपनों को गले लगा लिया और खुशी से रोने लगे। उन्हें लगने लगा कि जिस ड्रीम को पेप्सी ने उन्हें दिखाया वो अब पूरा होने वाला है। और एक आदमी के पास तो हजारों 349 वाले कैप्स थे, उसको लगा कि वो अब मल्टी बिलियनियर बन गया। हजारों लोग पेप्सी प्लांट पे पहुंचने लगे अपना ड्रीम प्राइज लेने। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही थी सबको एक बात समझ आई, इस सबके पास एक ही नंबर है
और पेप्सी के एग्जीक्यूटिव ने जब कैलकुलेशन की कि अगर सबको 1 मिलियन देना पड़ा तो टोटल कॉस्ट होगी $32 बिलियन। और इतना पैसा तो पेप्सी की पूरी ग्लोबल कंपनी की कीमत नहीं थी। गलती से पेप्सी से ऐसा प्रॉमिस हो गया जो उनकी पूरी कंपनी को खत्म कर सकती थी। अब पेप्सी के पास दो ऑप्शन थे, बैंक्रप्सी डिक्लेयर करना या कस्टमर से बिट्रेयल करना, और उन्होंने बिट्रेयल चूज किया। 3 बजे रात को पेप्सी ने अनाउंसमेंट किया, 349 एक कंप्यूटर एरर था, हम 1 मिलियन नहीं दे पाएंगे। उसकी जगह उन्होंने 500 पेसोस देने को बोला, जो लगभग $18 होते हैं। लेकिन लोगों को $18 नहीं चाहिए था, उन्हें वो फ्यूचर चाहिए था जो पेप्सी ने उन्हें सपने में दिखाया था। लोग सड़कों पर उतर आए, मसाले जल उठी, पेप्सी के ट्रक्स पलट दिए गए और कईयों को तो सड़क पर ही जला दिया गया और फैक्ट्री पर हजारों की तादाद पर पत्थर बरसने लगे। पेप्सी एग्जीक्यूटिव्स को बॉडीगार्ड के साथ देश से भागना पड़ा। इस मैसिव वायलेंस में लोग मरने लगे। दवाओ सिटी में एक ग्रेनेड पेप्सी के ट्रक पर फेंका गया। वो ट्रक से टकराकर पास के एक बाजार में गिर गया। एक स्कूल टीचर और एक 5 साल की लड़की मर गई। तकरीबन 5 से ज्यादा लोग मारे गए और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। 349 जो बस एक सिस्टम ग्लिच था, वो आंदोलन का नारा बन गया था। जिन लोगों के पास नंबर 349 था, जो विनर्स थे, उनका एक दल बन गया जिसको नाम दिया गया कोलिजन 349। पेप्सी पर थाउजेंड्स लॉसूट फाइल किए गए और फिर एक और डार्क थ्योरी सामने आई कि पहला पेप्सी का ट्रक बम ब्लास्ट विनर्स ने नहीं किया, बल्कि पेप्सी ने खुद अपने ट्रक्स पर अटैक करवाया ताकि जो विनर्स का वो गुट बना था उसे टेररिस्ट समझा जाए और कोर्ट पेप्सी के फेवर में हो जाए। लेकिन कोर्ट में पेप्सी ने इस थ्योरी से इनकार कर दिया। पर लोगों को ये बात सच्ची लगी क्योंकि लोग बदले की आग में चल रहे थे। अगले 14 साल तक कोर्ट केसेस चलते रहे। 9 पेप्सी एग्जीक्यूटिव के तो वारंट तक इशू कर दिए गए। पर पेप्सी के बाद 2 चीजें ज्यादा थी, पैसा और टाइम। कॉलिजन के लोग थक गए, उनका पैसा खत्म हो गया। केस लड़ते लड़ते कुछ मर भी गए, केसेस धीरे धीरे गिरते गए। फिर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दिया। पेप्सी लापरवाह नहीं था, वो सब बस एक अनफॉर्चुनेट ग्लिच का नतीजा था, जिसके बाद कंपनी को सिर्फ $1,50,000 पेसोस का फाइन देना पड़ा, बस $3,000। लेकिन आज पेप्सी फिलीपींस में फिर से टॉप पर है। आंदोलन 349 की यादें धुंधली पड़ चुकी हैं, लेकिन बूढ़ी जनरेशन आज भी 349 को एक श्राप की तरह याद करती है। पर क्या सच में इसमें पेप्सी की गलती थी या लोगों को भी सिस्टम ग्लिच समझना चाहिए था?